वेलकम टू माय चैनल बिहार ज्ञान चक्षु और मैं हूं विजय प्रकाश पप्पू। बाय सक्सेस बी सक्सेस, सफल से पढ़ोगे सफल बनोगे, टीचर बनने का सपना करे साकार। विजय प्रकाश पप्पू के साथ नमस्कार। 10 मिनट और पात्रता परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। जी हाँ, आप हमारे साथ बने रहें और देखिए 50 प्रश्न। आपने यदि अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अब मिलेंगे नए नए वीडियो सबसे पहले जो परीक्षा में काम आए। हाँ, आपने स्वयं कितने प्रश्नों को सोल्व कर लिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलिए, पहला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष कौन थे? एनसीएफ नेशनल कुरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका अध्यक्ष थे एनसीएफ 2005 के प्रोफेसर यशपाल। एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल। इसी की अध्यक्षता में एनसीएफ 2005 का क्रियान्वयन हुआ था। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एनसीएफ 2005 की थीम क्या है? तो एनसीएफ 2005 की थीम थी शिक्षा बिना बोझ के, अर्थात बच्चे जो बस्ता लेके आते थे, बस्ता का वजन विद्यार्थियों के वजन से ज़्यादा होता था, इसलिए उसका थीम रखा गया शिक्षा बिना बोझ के। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है, एनसीएफ 2005 किसने लागू किया? तो उत्तर होगा एनसीईआरटी ने। एनसीएफ 2005 एनसीईआरटी ने 2005 को लागू किया था। एनसीएफ 2005 को। एनसीएफ किस पर आधारित है? तो उत्तर होगा रचनावाद पर। एनसीएफ जो है वो रचनावाद पर आधारित है। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, एनसीएफ में शिक्षक की क्या भूमिका है? तो एनसीएफ में शिक्षक की भूमिका को प्रशिक्षक या उत्प्रेरक के रूप में इनरोल किया है। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, छठा प्रश्न, शिक्षण सूत्र किसने दिया है? तो उत्तर होगा हर्बर्ट स्पेंसर ने। हर्बर्ट स्पेंसर ने ही शिक्षण सूत्र का प्रतिपादन किया था। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, पाठ्यक्रम अर्थात कैरिकुलम का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो कैरिकुलम का शाब्दिक अर्थ होता है दौड़ का मैदान, अर्थात फील्ड ऑफ रेस। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, कैरिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो कैरिकुलम शब्द जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान, यह एक लैटिन भाषा है। यह लैटिन भाषा से कैरिकुलम शब्द की उत्पत्ति हुई है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, उत्तम मूल्यांकन की विशेषता क्या है? तो उत्तम मूल्यांकन जो है वो वैलिड होता है, ये वैधता है। तो उत्तम मूल्यांकन की विशेषता है वैधता। अगला और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, 10वां प्रश्न, उन विशेषताओं और गुणों का मापन करें जिनके लिए वो परीक्षण बना। तो ये कौन सा गुण है? वो है वैध परीक्षण। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, वह परीक्षण जो एक समूह पर अलग अलग समय के परीक्षण पर समान अंक दे क्या कहलाता है? तो ये होगा विश्वसनीय परीक्षण। अगला प्रश्न, सबसे विश्वसनीय और वैध परीक्षण क्या कहलाता है? तो यह है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ये सबसे विश्वसनीय परीक्षण है, इसमें कोई जो है ये नहीं होता था, एक्यूरेट इसमें नंबर आता है। जैसे कोई प्रश्न है उसका 4 ऑप्शन है, उसमें जो एक आंसर है सबसे उचित है उसी को टिक आउट किया जाता है, तो उसमें कोई हेराफेरी नहीं होता है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाला जो है परीक्षण वो बहुत ही विश्वसनीय और वैध है। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रत्येक शिक्षक द्वारा जांचने पर समान अंक देना क्या कहलाता है? तो यह है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ परीक्षण, वस्तुनिष्ठ परीक्षण में कोई भी टीचर जांचेगा उसका जो है उसमें कोई हेराफेरी नहीं होगा। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 14वां प्रश्न, उच्चारण शुद्धता के लिए किसका प्रयोग होता है? तो इसका उत्तर होगा लिंगुआ फोन। उच्चारण शुद्धता के लिए ये लिंगुआ फोन का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो आप जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। अब तो विकलांग बोलना जो है वो गुनाह है, अब हम लोग दिव्यांग बोलेंगे। तो 3 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। अगला और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा 8 सितंबर। विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? आप जानते हैं विश्व महिला दिवस प्रत्येक साल 8 मार्च को मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आरटीई 2009 कितनी आयु के बच्चों के लिए है? तो आरटीई शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम 2009 में लागू हुआ था वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है, जिसको अनिवार्य शिक्षा और निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, आरटीई 2009 किस राज्य पर लागू नहीं है? उत्तर होगा जम्मू और कश्मीर। आरटीई 2009 भारत के सभी प्रदेशों में लागू है, केवल जम्मू कश्मीर को छोड़कर। भारतीय वन्य जीवन अधिनियम कब लागू हुआ? 1972। अगला प्रश्न, इग्नू की स्थापना कब हुई? इग्नू की स्थापना 1985 में हुई थी। इग्नू एक डिस्टेंस एजुकेशन प्रदान करने वाली संस्था है, जिसका पूरा है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। यह डिस्टेंस मोड में पढ़ाई की व्यवस्था करवाती है, अर्थात ओपन मोड में। 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, मानव संसाधन विकास मंत्रालय कब बना? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय 26 सितंबर 1985 को बना। अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय में ही पहले शिक्षा विभाग आता था।
26 सितंबर 1985 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय बना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब बना? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बना। अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति पुनः 1986 के बाद यह अगला शिक्षा नीति है, अभी वर्तमान लेटेस्ट 2020 में बना था। NUS की स्थापना कब हुई? तो 1986 में। अगला बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, NUS की स्थापना किसकी देन है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की देन है NUS। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत कब हुई? तो 1987 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का अर्थात कि कक्षा में पठन पाठन के लिए अधिक से अधिक ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करवाना है। ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत माने ब्लैक बोर्ड को बढ़ावा देने के लिए 1987 में अब शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, AICTE को संवैधानिक दर्जा कब मिला? इसका भी उत्तर होगा 1987 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? तो इसका उत्तर होगा 1988। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, NIOS की शुरुआत कब हुई? NIOS ये भी एक ओपन स्कूल सिस्टम है, इसकी शुरुआत जो 1989 ईस्वी में हुई थी। अगला और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, शिक्षा बिना बोझ के नाम से किस कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई? तो यशपाल कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई 1993 में। वही प्रोफेसर यशपाल जो 2005 के NCF के डायरेक्टर थे यानी प्रधान थे। अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई? तो सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत जो है 1 अप्रैल 2001 ईस्वी में हुई थी। सर्व शिक्षा अभियान को SSA भी कहते हैं, सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान कितने वर्ष के बच्चों के लिए है? 32वां प्रश्न है। तो ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए सर्व शिक्षा अभियान यानी SSA। 6वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में किसे मान्यता दी गई? तो शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में संविधान के 6ठे संशोधन द्वारा शिक्षा को जो है जगह दिया गया है। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 34वां प्रश्न, अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्था स्थापित करने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यह अनुच्छेद 30 का 1। अगला प्रश्न है, निर्बल वर्ग जैसे SC ST का शैक्षिक और आर्थिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यह है अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 में निर्बल वर्ग वंचित वर्ग जैसे SC ST का शैक्षिक और आर्थिक अधिकारों की रक्षा के लिए जगह दिया गया है अनुच्छेद 46 में। अगला प्रश्न है 36वां प्रश्न, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी किस अनुच्छेद में होगी? तो यह है अनुच्छेद 343। 343 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो है स्क्रिप्ट जो वो देवनागरी है। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, स्काउटिंग के संस्थापक कौन है? तो बेडेन पावेल ही स्काउटिंग के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न, शुरुआत में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना किस कक्षा के लिए थी? तो शुरुआत में जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कक्षा 1 से 5 तक के लिए थी। ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में आरंभ हुआ था, पहले ही आप जान चुके हैं। अगला प्रश्न है, खुले विश्वविद्यालय की सबसे पहले शुरुआत कहाँ हुई? तो खुले विश्वविद्यालय की सबसे पहले शुरुआत हुआ था ब्रिटेन में। भारत में खुले विश्वविद्यालय के रूप में इग्नू बहुत महत्वपूर्ण है और कई यूनिवर्सिटी है जो खुला विश्वविद्यालय की श्रेणी में आता है। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज्ञान दर्शन चैनल की शुरुआत कब हुई? ये 26 जनवरी 2000 को। 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस के अवसर पर 2000 ईस्वी में गणतंत्र दिवस के अवसर पर ज्ञान दर्शन चैनल की शुरुआत हुई थी। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं पूछे जाते हैं, सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका किस रूप में होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको रट लीजिए, कहीं लिख लीजिए। सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका एक सुगमकर्ता के रूप में होती है, ना कि शिक्षक। अब जो है अध्यापक केंद्रित जो है पढ़ाई नहीं होती, अब शिक्षा का मॉड्यूल है छात्र केंद्रित। इस मॉड्यूल में सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की जो भूमिका है, जो रोल है, वो एक सुगमकर्ता के रूप में है। अर्थात अगला प्रश्न है, सूचना और संप्रेषण तकनीक को क्या कहते हैं? उत्तर होगा ICI। अगला प्रश्न है, खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? तो खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक हैं फ्रोबेल। इससे पहले हमने मनोविश्लेषण सिद्धांत उसके प्रतिपादक के बारे में बताया है, आप हमारे वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जिसने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नई नई जानकारी के लिए CTET की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक हैं फ्रोबेल। अगला प्रश्न है, मानसिक उद्वेलन विधि का प्रयोग किस शिक्षण में किया जाता है? इसका उत्तर होगा सृजनात्मक शिक्षण हेतु। अगला और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शारीरिक रूप से ग्रसित बच्चे सामान्यतः किससे पीड़ित होते हैं? तो डिस्ग्राफिया से। इससे पहले कई विकारों के रूप में बोलने में, पढ़ने में, लिखने में से संबंधित विकारों को क्या कहा जाता है, इसके लिए हमने पहले ही वीडियो बना दिया है, आप उस वीडियो को देख लें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। तो डिस्ग्राफिया से पीड़ित जो बच्चे हैं प्राय वो शारीरिक रूप से ग्रसित होते हैं। अगला प्रश्न है, हस्तशिल्प की शिक्षा किन बच्चों को दी जानी चाहिए? तो हस्तशिल्प की शिक्षा जो पिछड़े बच्चों को दी जानी चाहिए। अगर उसको के हाथ में जो है किसी तरह का टेक्निक आ जाएगा तो अपने पिछड़ेपन को दूर कर सकते हैं। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अभी क्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया? इसका उत्तर होगा स्किनर ने। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, नवजात शिशु का भार कितना होता है? उत्तर होगा 7 पाउंड लगभग। नवजात शिशु का भार जो है लगभग 7 पाउंड होता है। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म गति कौशल क्या है?
लिखना जो है एक प्रकार का सूक्ष्म गतिक कौशल है। अगला और अंतिम प्रश्न है 50वां प्रश्न, SOR संकल्पना किसके द्वारा दिया गया? इसका उत्तर होगा वुडवर्थ द्वारा। जिसने अब तक हमारे चैनल बिहार ज्ञान चक्षु को सब्सक्राइब नहीं किया है, सीटेट और अन्य कंपटीशन की तैयारी के लिए हमारे चैनल बिहार ज्ञान चक्षु को सब्सक्राइब कर ले। हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। किसने हमारा वीडियो को देखा है, अगर हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी उपस्थिति दर्ज करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखते रहिए बिहार ज्ञान चक्षु।